लोकसभा चुनावों के इस मौसम में चुनावी प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्षों की बरसात की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए उनकी जमकर खिंचाई की। प्रधानमंत्री ने तंज कसा कि देश के विकास के लिए भाजपा द्वारा की जा रही कोशिशों के सत्ता से 10 साल बाहर रही कांग्रेस अब देश में आग लगाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है और यही वजह है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। देश में घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस अब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने पर उतर आई है, लेकिन वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर की धरती से ऐलान किया कि तीसरी बार सत्ता में आने पर भाजपा का लक्ष्य लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली योजना देना है, जिसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत पहले से की जा चुकी है। भाई और बहनों, मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है,
तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उनमें से अधिकतर दलित परिवार है, हमारे सिख भाई बहन हैं, हमारे बंगाली भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस इन लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। कांग्रेस कितना भी घोर विरोध करे, इन लोगों के पास मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज देश विकास और अर्थव्यवस्था के नए शिखर पार कर रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भाजपा के 400 पार के नारे को साकार करने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए वह भी देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नवनिर्माण की जो सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देहरादून नगर निगम ने वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया है। नगर निगम ने इस साल 60 करोड़ का लक्ष्य रखा था। अगर अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदयाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारा जो लक्ष्य था वे 60 करोड़ का था, जिसमें हमने 95% लक्ष्य को हासिल किया है। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से 57 करोड़ के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष हमने 52 करोड़ राजस्व प्राप्त किया था और इस वर्ष हमने 57 करोड़ राजस्व प्राप्त किया है, जो गत वर्ष से 5 करोड़ अधिक है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं उन्हें हमने नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि वे अपना बकाया पैसा जमा कर सके। इसके साथ ही अपर नगर आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि अगर समय पर अपना टैक्स जमा करें तो उन्हें 20% का लाभ भी मिलता है। जो अपना बकाया पैसा जमा नहीं करता उन पर कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को नगर निगम की ओर से जागरूक भी किया जाता है कि वे समय पर अपना टैक्स जमा कर दें। हमारा इस गत वित्तीय वर्ष यानी 2023 और 24 का हमारा लक्ष्य था लगभग 60 करोड़ और 60 करोड़ के सापेक्ष कल रात तक हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से 57 करोड़ हमने अचीव कर लिया है, जो लक्ष्य का 95% और गत वर्ष हमारा 52 करोड़ हमने अचीव किया हुआ था।
जो 5 करोड़ इस बार अधिक है। उनको भी हम लोग नोटिस देंगे और समय समय पर हम लोग वाहन के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं, पेपर में भी हम लोग देते रहें, ताकि लोग बाग कोई भूल जाते हैं तो कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोग को पैसा जमा करें। तो हम लोग ये हमारा प्रोग्राम ये साल भर दर साल हमारा चलते रहेगा। अभी कोई छूट भी गया तो अभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन यह था कि टाइम से जमा करते हैं उनको 20% का लाभ मिलता, अभी लाभ नहीं मिल पाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से। एमजी फाउंडेशन के साथ विकास खंड कालसी में 1 दिवसीय शिक्षक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद देहरादून के डाइट प्राचार्य राकेश जुकरान खंड मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को और बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एनजीओ के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की दशा बदलने में लगातार कार्यक्रमों का किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को साथ लेकर अलग अलग विषयों के स्टॉल लगाकर शिक्षा तकनीक को समझने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने से शिक्षा प्रणाली को और बेहतर मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाना है। और ये सिर्फ आज इस चौपाल के लिए नहीं बनाया गया है, ये विद्यालयों में निरंतर गतिविधियां, इसको हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर इसका नाम दिया गया है, जो हमारी सहायता करता है बच्चे को समझने में। अब अगर आप इन्हीं में से जो चार्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, इनसे अगर कभी किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट बताते हैं कि भाई जैसे अभी आपने इधर चार्ट देखा कि कौन से ऐसे फूड हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, अनहेल्दी फूड जो है। तो एक चार्ट के माध्यम से आप बच्चों से बहुत देर तक बात कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई वो क्या खाते हैं, कोई ऐसा खाना तो नहीं खाते फास्ट फूड के नाम पे, या बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते, चलिए कभी कभार तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये शिक्षक चौपाल के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं और सभी में बड़ा उत्साह है कि वो नए साल में इन सारी चीज़ों को, जैसे एक शिक्षक ने यदि कोई बेहतर काम किया है तो दूसरे बाकी जो शिक्षक हैं वो उससे प्रेरणा लेंगे, मोटिवेट होंगे कि भाई देखिए इन्होंने ऐसा किया है, मैं भी किसी भी जनपद में शैक्षिक शोध और शैक्षिक उन्नयन के क्रम में सबसे बड़ी संस्था होती है एक जनपद में। तो डाइट समय समय पर मिशन कोशिश, मिशन आरोही, विद्या सेतु ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, जो कोविड के बाद हमारे पास एक लर्निंग लॉस हो गया था और 555 दिन बाद हमारे लगभग स्कूल खुले थे, तो उस गैप को पाटने का प्रयास करती है कि बच्चे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं कालसी चक्रोता क्षेत्र में, वहाँ बच्चों के पास न तो वो डिवाइस थे, न ऑनलाइन मोड में कोई पढ़ाई हो सकती थी। तो इस क्रम में डाइट आगे आई और डाइट ने ऐसे कई मॉड्यूल बनाए, ऐसे कई कैप्सूल कोर्स बनाए जो बच्चों को पिछले 555 दिन में लॉस हुआ था उसे रिकवर किया जा सके। और इसके परिणाम अब आ भी रहे हैं। हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से कई बच्चे अब अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल भी रहे। तो इस जो कोविड का लॉस हुआ था उसे हमने रिकवर करने की बहुत तेजी से प्रयास किया है। Teaching as a assistant teacher in GPS Haripur. Right now we are here for this Shikshak Chopal, and the main aim is that all the teachers who have gathered here, they can share their TLMs, they can share their type of teaching, so that we can make our teaching enhancing for the children. Main objective is this only, that we can do the sharing, and we can not only for the subjects like Hindi or EVS maths, especially for English also. We want that the children of the government school should learn to speak in English, they should be able to communicate well in English. Thank you. That is a challenge for all of us, not only for the parents or for the children. That is the challenge for the teachers also, and that is why we are doing a lot of practice with the children, so that once we are able to help the children, our children are going to tell the parents that yes, English is easily been taught in the schools and we are learning English in a very simple. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश को लेकर कहा कि मेरे जाने के बाद आदि कैलाश को पहचान मिली। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आदि कैलाश तब से है जब शिव का जन्म हुआ था। आदि कैलाश को लोग अब से नहीं सदियों से जानते हैं और पूछते हैं। इतना बड़ा झूठ जो व्यक्ति बोल सकता है, भगवान का भी अपमान कर सकता है, वे व्यक्ति इस देश में क्या नहीं कर सकता, वे किसको गाली नहीं दे सकता। आदि कैलाश को क्या वही जानते हैं कि जब वे गए थे? आदि कैलाश को तभी पहचान मिली। आदि कैलाश तो अनादि काल से है। उन्होंने ऐसी बात करते उत्तराखंड को
कलंकित करने का काम किया है। बहुत सी चीजें ऐसी है कि कल के दिन तो ये कहते हैं भगवान शंकर को कोई नहीं जानता है। आदि कैलाश तो अनादि काल से जब शंकर पैदा हुए होंगे तब से हैं। देखो ना कितना बड़ा झूठ। जो व्यक्ति भगवान का भी अपमान कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं इस देश में, किसको गाली नहीं दे सकते हैं। आदि कैलाश को क्या वही जानते जब हो गए तब? जो लोग वहां बरसों से रह रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं आदि कैलाश में, नाभीडांग में जो लोग रह रहे हैं, गांव है वहां, उनको ऐसी बात करके उत्तराखंड को भी कलंकित करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर रैली पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 सवाल पूछे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ज्योति प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसके विकास का रोड मैप कहां है। प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित हैं। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार अगले कुछ दिनों में होने वाले मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। के अलावा जैसा आप जानते हैं कि अब लगातार जो वीआईपी या वीवीआईपी विजिट जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफ़ी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहाँ भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आमजन को भी कम से कम इसमें सुविधा हो। लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। हालांकि विभाग द्वारा करीब 1600 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। 20% वाहनों को रिजर्व में रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाहन उपलब्ध कराए जा सकें। वो एक नोडल एजेंसी है जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एमसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत हमारे द्वारा 1674 वाहन को अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें 20% रिजर्व रखे गए हैं, 276 वाहन। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अप्रत्याशित डिमांड आ जाती है, चाहे वो पुलिस से आए या फिर निर्वाचन से आए, उसको भी तुरंत प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि जीपीएस से लगे हुए कंटेनर हो या एक स्पेसिफिक तरह के वाहन हैं जो कि आवश्यकता पड़ती है, उनको भी हमारी इन्फोर्समेंट टीमें अधिग्रहण कर रही हैं और प्रोवाइड करा दी जा रही है। किसी भी जिले में, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, किसी भी प्रकार के वाहन की कोई कमी नहीं होगी। इलेक्शन में हर प्रकार का वाहन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हल्द्वानी में बेल बाबा के पास लीसा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में लीसा रखा हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लीसा ज्वलनशील पदार्थ होने के चलते आग काबू नहीं हो रही। फिलहाल आग पर नियंत्रण पाने के लिए आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां को मंगाया गया है।
मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और ट्रैफिक के जवान भी मौजूद हैं, जो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। लीसा फैक्ट्री में आग लगी है, ये बेल बाबा मंदिर के पास। तो इसमें काफ़ी भीषण लीसा फैक्ट्री बताई जा रही है और भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की पर्याप्त व्यवस्था तक की गई और आग इस समय नियंत्रण में करने का प्रयास किया। देहरादून जिले के लोहारी क्षेत्र के लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि जिले में निर्मित 120 मेगावाट व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना के कारण उन्हें विस्थापन का जीवन गुजारना पड़ रहा है। सरकार ने परियोजना से प्रभावित लोहारी के ग्रामीणों के लिए पुनर्वास नीति बनाई थी, लेकिन इस नीति का लाभ उन्हें नहीं मिला। ग्रामीणों ने एसडीएम कालसी से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो आंदोलन किया गया था, हमारा आंदोलन 121 दिन चला था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में हमारे आंदोलनकारियों को उठा लिया गया, जो कि एक दमनकारी नीति के तहत किया गया था। उसके बाद सरकार और शासन स्तर पर वार्ता चलती रही, किंतु शासन प्रशासन या किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा आज तक कोई भी मुद्दा हल नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज तक हल नहीं हुए हैं। इसीलिए हमें मजबूर होकर आज चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है, जिसकी की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और जो भी कार्यदायी संस्था है उत्तराखंड जल विद्युत निगम उन्हीं की है। तो इसीलिए आज हम चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रहे हैं। हमारा जो आज मुख्य उद्देश्य आज यहाँ तहसील में आने का वो है हमारा जो 120 मेगावाट बांध बना है, उससे लोहारी गांव पूर्ण रूप से विस्थापन हुआ है, लेकिन जिसका विस्थापन आज भी अधूरा है। विस्थापन की जो प्रक्रिया है उसको किसी भी प्रकार से कार्यदायी संस्था और जो प्रशासन शासन है उनके द्वारा फॉलो नहीं की गई है, जिसके कारण आज भी हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ आज भी लोहारी के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में अव्यवस्थित ढंग से पढ़े हुए हैं और आज की तारीख में हम लोगों का जीवन खाना बदोश जैसा स्थिति हो गई है। सर, जैसे आज अभी तक जैसे कुछ परिसंपत्ति है हमारी जो झील में डुबो दी गई है, उसका आज दिन तक मूल्यांकन नहीं हुआ है, ना उसका कंपनसेशन बना हुआ है। कुछ परिसंपत्तियां ऐसी है जो जिनका मूल्यांकन हो चुका है, लेकिन उनका मालिकाना हक का पता ही नहीं है कि मालिक कौन है इस परिसंपत्ति का। और जैसे पेड़ पौधे थे फलदार गैर फलदार, उनका भी कंपनसेशन बन चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि फल के वृक्ष किसके थे, उनका भी कोई चिन्हीकरण नहीं हो रखा है आज दिनांक तक। बांध परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल आज अपनी मांगों को लेकर और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार संबंधी ज्ञापन को लेकर आज कार्यालय में मिलने आया था और उनसे ये अनुरोध किया गया कि कोई भी ऐसा प्रकरण या समस्या नहीं है जिसका समाधान वार्ता से नहीं निकाला जा सकता है। चकराता विधानसभा में लगने वाले बिस्सू मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी जानकारी पर्वतीय युवा विकासशील समिति द्वारा दी गई। समिति द्वारा विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को मेले की तैयारियों के बारे में बताया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले का शुभारंभ 14 अप्रैल को होगा और इसका समापन 16 अप्रैल को होगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिसमें कई राज्यों से कबड्डी की पुरुष व महिला वर्ग की टीमें भी प्रतिभाग करेंगी। सर, हमारे पर्वतीय विकास युवा समिति हर साल के भांति इस बार कार्यक्रम करा रहे विश्व मेले के उपलक्ष्य पर, जिस प्रकार से कि हमारे यहाँ कबड्डी, जूनियर वर्ग, महिला वर्ग और हमारा नृत्य जो होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम, जैता, रासा, गुंडिया जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, और कई सुप्रसिद्ध गायक भी हमारे यहाँ रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि शायद इस कार्यक्रम को आगे भी हम लोग बढ़ाने के मूड हैं। और जो हमारा एक कार्यक्रम है ये 14, 15, 16 अप्रैल को रहता है, हर साल की भांति इस बार भी रहेगा। क्या क्या मुख्य रूपरेखा रहेंगे इसकी कार्यक्रम में? मुख्य रहेगा गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।